नमस्कार, रफ्तार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं रफीक शेख। आज हम बात करेंगे जगह ज़मीनों का जो विवाद चलता है, खास करके इसकी जो शुरुआत हुई नवी मुंबई जैसा जैसा डेवलप होना शुरू हुआ तो वहाँ की जो आगरी कोली जो समाज की जो ज़मीनें थी उन्होंने जो है डेवलप के लिए बेचना शुरू की। जो शेतकरी थे, खास करके नवी मुंबई से लेकर के ठाणे के जो ग्रामीण पट्टे शील, कल्याण, दहिसर, मोरी और भी जो अंदर गांव थे, वहाँ पे गोडाउन कहीं पे बनने लगे, कहीं पे गाले बनने लगे, कहीं पे बिल्डिंगें इमारत बनने लगी। शेतकरी अपनी ज़मीन बेचने लगा, लेकिन उसके अंदर ज़मीनों के विवाद पैदा होने लगे। किस तरह से और कैसे? ज़मीनों के विवाद ऐसा है कि शेतकरी पढ़ा लिखा नहीं रहता था और जो आते थे बाहर से खरीदने के लिए, कभी वो शेतकरी को किसी तरह से बेवकूफ़ बना करके उनकी ज़मीनें लिखवा लिया करते थे, पूरा पैसा नहीं देते थे। बाद में वो विवाद होता था और जैसा एक गट के अंदर या एक 7/12 में एक पूरे खानदान का नाम होता था तो 4 लोग तैयार होते थे, 2 लोग तैयार नहीं होते थे। कभी रजिस्ट्री हो जाती थी, कभी नहीं होती थी। इसके अंदर एक बड़ा नेक्सस जो है ज़मीन माफिया और खुद कभी कभी शेतकरी भी इसके अंदर शामिल हो जाते। कभी बेचने के बाद में पलट जाते। जो खरीदार रहता बाद में बोलते कि हमारे 2 भाइयों ने साइन नहीं किया है, हमारे एक भाई ने साइन नहीं किया है। और ऐसा कर करके इस पूरे क्षेत्र के अंदर कई 100 केसेस कोर्ट में चलने लगे। जैसे जैसे ज़मीन महंगी होती गई वैसे वैसे जो है केसेस बढ़ने लगे और एक तरह से सरकारी महकमे के कुछ करप्ट अधिकारी भी, खास करके जो ज़मीन फेरफार का जहाँ पे तलाटी ऑफिसों में काम होता था, वो लोग भी इसमें शामिल हो गए। इस तरह का एक विवाद जो है शील गांव का है, कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में है। ये एक ज़मीन है जिसको बेचा गया, जिसने खरीदा उसने सालों तक उस पर खेती की और खेती करने के बाद में उसे बाद में पता चलता है कि ये ज़मीन का 7/12 किसी और के नाम पे चढ़ गया। क्या है ये कहानी? आज हम जानेंगे उन असल मालिकों से, उन शेतकरियों से कि कैसा उन्होंने ज़मीन बेची, आज वो ज़मीन विवाद में क्यों है। हमारे साथ में ये शेतकरी लोग हैं जो विवाद चल रहा है उसके बारे में ये बताना चाहते हैं। इन्होंने ज़मीन बेची थी, कैसी बेची थी और इनके साथ में किस तरह की धोखाधड़ी हुई। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ज़मीन बेचने के बाद में कुछ लोग आ जाते हैं, उनके 7/12 के साथ में खिलवाड़ करते हैं, उनके साथ में फ्रॉड करते हैं, तो उसका जो खुलासा अब ये शेतकरी लोग खुद अपने ज़बानी करेंगे। भाई, आपका नाम क्या है? पद्माकर। पद्माकर भाई, ये ज़मीन का विवाद कैसा है, क्यों शुरू हुआ, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? पहिले तर ही जागा आमच्या बाबांनी विकली होती. त्याच्यानंतर मग आता 7/12 नव्हता झाला सामन्याला फकीसाचा. 7/12 न झाल्यामुळे आमच्या भावाने थोडासा 7/12 कसा मुळे ना झालो तिकून काहीतरी जागा असल्यामुळे 7/12 झाला. त्याच्यामुळे तो हे राहिला. पण त्यांनी जागा लेवल करून ठेवली, कब्जामध्ये घेतली होती. त्यानंतर मग ते भावाने कुठे 7/12 झाला म्हणून पुन्हा रायटिंग घेऊन 7/12 बनवला आणि मग पुन्हा बाबा लोकांची 4 मुलांना 7/12 दिला. त्यांचा फ्रॉड केला त्याने आणि स्वतःची नाव 7/12 केली. स्वतःच्या नावावर कोणी केला? भाऊचं नाव काय? अभिमन्यू दातीलकर. अभिमन्यू दातीलकर. अभिमन्यू दातीलकरची आई इकडे सुद्धा आहे. आजी, अभिमन्यू दातीलकरचे तुम्ही आई आहे आणि तुमच्या संगती हे सर्व लोक आहे इकडे. काय झालं? तुमचा फ्रॉड झाला म्हणून ते सांगतात. कसा केला, काय केला अभिमन्यूने? अभिमन्यूने काय केलं ते आम्हाला सांगितलंच नाही ना. आम्हाला अजिबात दाखलेच नाही दिली. त्यांनी त्याच्या मर्जीने केला सर्व. अच्छा, तर तुम्हाला काय सांगायचं आता? हे सर्व झालंय तुमच्या संगती, काय सांगायचं त्याच्यावर तुम्ही? काय काय सांगायचं होतं एवढं का आम्हाला फकीर साहेबचे बोलायचं होता. पण भावानी उलटा केल्यामुळे तो स्वतःच्या मर्जीवर कोणावर व्यवहार करायला गेला. ठीक आहे, थोडाफार व्यवहार बाकी होता फकीर साहेबांचे, ते आम्ही बोलून द्यायचे करणार होतो. बरोबर. त्याच्यानंतर जे गेला इकडे 7/12 फिरून आम्हाला ना सांगता 2-3 व्यवहार केली, त्याच्यामुळे ते करून गेला आणि आम्हाला नंतर बोलतो तुम्हाला काय करायचं का. आता हे कोर्टामध्ये पण गेले होते फकीर, बरोबर, आणि कोर्टाचा आदेश आला होता. काय आदेश होता ते कोर्टाचा? कोर्टाचा आदेश त्यांना पूर्ण कब्जा द्यायचा म्हणून. कोणाला? फकीर साहेब. फकीर साहेबांना. पण
त्याच्यानंतर या लोकांनी गुंडगाडी करून पूर्ण कब्जा आमच्याकडनं घेतला हिसकावून. मेन त्याच्यामध्ये प्रभाकर बोलून आहे ज्यांनी 7/12 आता बनवलं. आणि मेन काय नाव आहे तुमचं? मला दिलीप दातीकर. हा. आमचे म्हणजे वडिलांची पडदाताई 1990ला गुलाम फकीला जमीन विकलेली होती. होय. हा, त्याच्यानंतर वापस 2012ला पण आम्ही कोर्टात स्टेटमेंट दिला की आम्ही गुलाम फकीला जमीन विकली आहे. कोर्टात जाऊन किती लोकांनी सर्व जेवढे 7/12 नाव होती ना ते सर्व स्टेटमेंट दिली की गुलाम फकीला आम्ही अगोदर विकलेली होती आणि आता पण त्यालाच विकलेली आहे. एक कोर्टासमोर तुमची स्टेटमेंट होती, तुमचा पुरावा सर्व होता, पुरावा. म्हणून कोर्टाने काय आदेश दिला होता? कोर्टाने आदेश दिला म्हणजे ते केस चालू राहिली हाँ. आणि अभिमन्यूनी कसं 7/12 केला. आप लोगों को बेवकूफ बना करके अपने नाम पर करने की कोशिश की थी. वो जगह कई लोगों को उसने बेची भी थी. हाँ, बेची थी. वो खारी गांव का सेठ है ना, उसको बेची थी. हाँ. तो उसमें दलाली प्रभाकर भोरी था. हाँ. तो हम लोग को उधर लेके गया था वो सेठ के पास. तो सेठ हमको बोला तुम्हारा क्या है, ले लो तुम और पीछे हट जाओ. तो हम बोला हमारा इधर कुछ भी नहीं है, हम गुलाम फकीर को जगह दिया है, तुम जाके गुलाम फकीर के पास बैठो, जो वो न्याय करेगा हम लोग को मंजूर होगा. तो हम लोग फिर उधर हो खत्म हो गए. उसके बाद में अभी का 3-6 या 7 महीना होगा प्रभाकर भोरी सिलगांव में मीटिंग रखा था. तो हम लोग को बुलाया था, सबको बुलाया था. तो उधर बोला तुम लोग का क्या है, तुम लोग का कैसा है, तुम लोग को क्या मांगता है, बोलो मैं दे दूंगा. मेरे को साइन दे सबका. अगर इन लोग का 7/12 नाम पे फिर हमारे पास क्यों आते वापस साइन लेने? फिर क्यों आते? हाँ, तो हम उधर ही मना किया उसको, हम तुमको साइन भी नहीं देगा, हमको कुछ तुम दे दो मत, जो है वो गुलाम फकीर का है, उसके साथ बैठो तुम. आपको ऐसी लालच नहीं आती है कि प्रभाकर आप लोगों को पैसा दे रहा है, गुलाम फकीर को आपने तो बेच दिए, ये पैसा डबल से मिलेगा? लालच दे रहा था वो, मगर हम लिया नहीं. जो बेचा है वो बेचा है. जो गुलाम फकीर को 1990 से बेचा है तो 2012 में भी हम लोग स्टेटमेंट दिया है ना. तो अभी हम इसके पास जाएगा उसके पास जाएगा. इसलिए जो हमारा है वो एक ही है, गुलाम फकीर का जगह है, उसको ही मिलना चाहिए. गुलाम फकीर को बेचा है. आज 20 साल के बाद में भी बीच में कोई रिश्तेदार आ करके इस तरह से छोटे बच्चे को ले जा करके उसकी साइन ले करके आज बोलता है दावेदार मैं. तो बात जो है कोर्ट के बीच में भी गई है, बात परिवार भी खड़ा रह के कह रहा है, और बात साफ है कि जगह जो है शेतकरी ने गुलाम फकीर को बेची थी और आज भी वो यही चाहते हैं कि गुलाम फकीर को ही हमको जगह देना है, किसी तीसरे को नहीं देना है. शेतकरियों ने तो बता दिया हमें कि उन्होंने जगह आपको कैसी दी थी, और आज भी वो बोलते हैं कि हम जगह जो है उनको बेच चुके, जगह उनकी है, और अगर कोई हमें लालच भी देगा तो हम पैसे की लालच में नहीं आएंगे, क्योंकि जगह फक्की भाई को हमने बेच चुके. मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पक्ष में कोर्ट का ऑर्डर क्या था, और जो अगला पक्ष हाई कोर्ट में गया था वो हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या था, और आज की स्थिति क्या है? कोर्ट ने मेरे फेवर में फैसला दिया और उनको बताए कि 1 महीने के अंदर आप खाली करो. अब वो 1 महीने के अंदर खाली नहीं किए. कोर्ट में हाई कोर्ट में गए. हाई कोर्ट के अंदर जो 1 महीने का जो उनको जो वक्त दिया था वो वक्त उनका एक्सटेंशन के चक्कर में थे, लेकिन उसको हाई कोर्ट ने एक्सटेंशन वगैरह बिल्कुल दिया नहीं. और वैसे की वैसा कोरोना पीरियड की वजह से 1 साल हो गया तकरीबन ऐसा मैटर पड़ा हुआ और उनको कुछ भी दिया नहीं है. अब हम उनको बार बार ये सोच रहे थे कि भाई आपको 1 महीने का टाइम दे दिए तो हम लोग को तो आप पोजीशन मतलब 1 महीने के लिए देने की बात की है, दे दो, लेकिन वो लोग दिए नहीं. हाई कोर्ट में जाने की वजह से आखिर वो जगह थी तो मेरी और मेरे ही ताबे में थी, लेकिन खाली एक नाम था कि खाली करो खाली करो. फिर बाद में बैंक में हम लोग जैसा बिल्कुल कंटेनरों के लिए अंदर ले लिए तो एक बवाल हो गया कि जैसा कोर्ट में डर लिखा नहीं, क्योंकि मेरे ताबे में थी. तो अभी हाई कोर्ट का जो उनको जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, तो आपके हिसाब से वो ऑर्डर जो है या जो पेपर है हाई कोर्ट के, तो वो तो उसकी मियाद ख़त्म हो चुकी है जी. तो अब जो है मतलब आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन तो है ही नहीं कोर्ट का. बराबर. तो आप लोगों के ऊपर FIR कैसी दर्ज हुई टाइगर पुलिस स्टेशन में? गलत बात है ना. उसके ऊपर बाद में हम लोग को एप्लीकेशन करेंगे, ये गलत बात है करके हमको उसके FIR के हकदार होते ही नहीं. जी. आप लोगों के ऊपर FIR हो ही नहीं सकती है क्योंकि ऐसा कोर्ट का कोई आदेश है ही नहीं. बराबर. हाँ, आपका ये कहना है. जी. तो जो आदेश आप लोगों को दिया गया था पेपर के हिसाब से, क्या वो आदेश में लिखा हुआ है? आपके सामने पेपर पड़े हुए.
वही वो आदेश हमको दिया कि भाई उस सामने वाले ने अपनी ये कि जो लिया है जबरदस्ती थोड़ा सा कुछ कब्जा किया था, वो कब्जा जैसे कि वैसे उनको दे दो, तुम्हारा इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, अधिकार नहीं है, वो ऐसा कोर्ट ने लिख के दिया और वो सामने पढ़ी लिया है, इसको तुम देख सकते हैं। तो जरा आप हाथ में लेके बता दीजिए। जी हाँ, तो ये उसके अंदर जो आदेश है जी तो जो 7/12 वाला मसला था, जी। तो 7/12 वाला मसला कैसा था? जब आपने जगह खरीदी थी तो उनके नाम पे कैसा 7/12 ये हो, 7/12 रजिस्ट्री कैसी हो गई? हाँ, रजिस्ट्री तो बाकायदा फर्स्ट क्लास हो गई थी। बाद में वो कुल कैदी की जगह थी, तो इसने बताया कि इसको एनओसी लगेंगी। तो एनओसी के लिए मेरा कुछ टाइम पास गया, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि एनओसी जो ज़मीन महापालिका के अंदर जो रहती है मिलकर, उसको एनओसी की जरूरत नहीं रहती, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। वहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 82 में आई है, मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ 90 में। 90 में होने के बाद तो उसको हरगिज गरज नहीं थी किसकी, एनओसी की। फिर मुझे मालूम नहीं होने की वजह से उसके अंदर मेरे 1-2 साल गए उसके अंदर। बाद फिर भी मैंने एनओसी निकाल के दिए। बाद में मेरे वकील की बोला तुम काय को परेशान हो गए, उसको लागू ही नहीं होती एनओसी। कोर्ट के आदेश में भी वही लिखा है। बिल्कुल, कोर्ट के आदेश में भी जो आपके पक्ष में कोर्ट ने जो आदेश दिया जी उसमें भी वही लिखा है ना? जी। हमारे वकील ने साबित करके बताया कि ये लोग इसके लिए जो तड़प बोल रहे हैं कि एनओसी नहीं बताए, एनओसी उसको लागू ही नहीं थी। जब प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन में आई, ग्राम पंचायत में थी तो एनओसी थी, जब ग्राम पंचायत में हमारी प्रॉपर्टी थी ही नहीं। बिल्कुल। हाँ, 82 से पहले ग्राम पंचायत में थी, लेकिन हमारा सौदा तो 90-95 का है, 90-91 का, तो हमको एनओसी का जरूर लगी ही नहीं। तो ये क्या ना एनओसी कर रहे हैं। अच्छा, जैसा बताया जा रहा है जो हाई कोर्ट का स्टे है, जी, तो अभी तक स्टे है हाई कोर्ट का उस जगह के ऊपर? जो सामने वाले पक्ष ने कोर्ट में हाई कोर्ट में गया था उसका स्टे है अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब झूठ बात है। वो इसके लिए वो जो 1 महीने का उनको टाइम दिया था, उसी को वो लोग आगे एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उधर केस चली ही नहीं। 1 साल होने को आया तो एक्सटेंशन का सवाल नहीं आता, नहीं स्टे का भी सवाल। या आप बात पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं? बिल्कुल जिम्मेदारी बोलता मैं, हमको आप पेपर बता देंगे। उन्होंने बोला ऐसी बात है कि हमको स्टे मिला है, तो हमने बताया उनको भाई एक काम करो, ऐसे मोबाइल वगैरह मत बताओ, सर्टिफाइड कॉपी बताओ। सर्टिफाइड कॉपी के अंदर अगर स्टाफ को मिला है तो उसके ऊपर सोचेंगे, लेकिन वैसा नहीं है। तो वो जो स्टे के लिए गए थे तो कोर्ट में आपका भी तो वकील गया होगा ना? बिल्कुल गया है। तो आपका वकील मतलब उसके अंदर स्टे को चैलेंज किया था? हाँ बिल्कुल। आज भी हमारे वकील ने एसीपी साहब के सामने बात की कि भाई वो स्टे है ही नहीं। हाँ, तो आप लोगों के ऊपर एफआईआर कैसा दर्ज हो रहा है? वही तो तकलीफ बात है ना, इसके बारे में हम लोग एप्लीकेशन किए है कि भाई ये गलत किए तुमने हमारे ऊपर, अन्याय है हमारे ऊपर। अब देखते क्या होता है। अच्छा, इसमें जो बार बार जो है एक बूमरैंग हो रहा है, गुंजन सेठ का इसके अंदर नाम, आखिर में गुंजन सेठ का इस जगह के अंदर रोल का है? जबकि गुंजन सेठ ना आपके कोई पेपर पे दिख रहे और ना आपके साथ में कहीं पे दिख रहे, तो गुंजन भाई का क्या रोल है इसके अंदर? देखो, कोई एक दोस्त के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो दूसरा दोस्त आके उधर कुछ ना कुछ तो थोड़ी मतलब देखना तो चाहता है कि भाई हमारे दोस्त के ऊपर क्या, हमारे पहचान की पार्टी और क्या हुआ, वो देखने को आते हैं। ऐसा खाली गुंजन सेठ ने ऐसे 50 लोग आते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि 50 लोग अपने को ये कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। गुंजन सेठ का इससे सवाल नहीं आता भाई। तो उनका नाम एफआईआर में कैसा दर्ज हो गया? अभी वो लोग को क्या है, जो गुंजन सिंह एक ऐसी आदमी है कि उनका नाम एफआईआर में लेंगे तो वो जैसा मेरे पीछे आएंगे नहीं, ऐसा डराने की कोशिश करते होंगे, नाम बदनाम करने की कोशिश करते होंगे। अभी तो मालूम पड़ेगा ना, दूध का दूध पानी का पानी समझ जाएगा। तो गुंजन भाई ने मतलब किसी तरह से आपकी मदद की होगी या आपको किसी तरह का सपोर्ट किया होगा, तो आपका कहना है कि इसके लिए उनका नाम और उनके जो दूसरे बच्चे लोगों का नाम मेरे पास आके बैठे होंगे, हालांकि हमारी उनकी जूनी पहचान है। हाँ, तो क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त के पास आके बैठना ये करना कोई मतलब कोई। गुंजन भाई आदमी कैसे है आपके हिसाब से? बहुत अच्छे आदमी है, और मेरे लिए तो अच्छा है, दुनिया के लिए कैसे मुझे नहीं जानता हूँ। तो ये थे हमारे साथ में फक्की साहब, जो असल ज़मीन के मालिक है। विवाद कोर्ट में चल रहा है। अब एक तरफ से एक कोर्ट का फैसला आ गया, दूसरी जगह पे जो है हाई कोर्ट के अंदर स्टे लेने के लिए गए थे,
और पूरी जिम्मेदारी के साथ में फ़कीर साहब का कहना है कि वो स्टे भी जो है वो एक तरह से कैंसिल हो गया क्योंकि उसकी डेट ख़त्म हो चुकी है। जी। तो आज जो है अगर पुलिस इनके ऊपर एफआईआर करती है तो वो मामला आगे चल करके ये कोर्ट के अंदर उसको चैलेंज करेंगे। जरूर। अब इस विवाद के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दिया हूँ कि ये जमीन का विवाद क्या है, साफ है। मामला कोर्ट में अभी चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन परिवार शेतकरी ईमानदारी के साथ में 20-25 साल पहले 30 साल पहले जगह बेचने के बाद में भी आज उसी शख्स के साथ खड़ा है, गुलाम फकी के साथ, जिसको उसने 25-30 साल पहले बेचा था।